ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ से रिलेटेड सारे वीडियो जो है उसकी लिंक दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। ईपीएफओ का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो ईपीएफओ की पीडीएफ होंगी वो पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगी। क्रैश कोर्स में पीडीएफ भी मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9669606608 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के और प्लस ईपीएफओ के पेड कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके रखिएगा हमको। देखिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, studyforcivil.services है ये। ठीक है, इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पे आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस और भी कई सारी पोस्ट होती रहती है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए। ठीक है, टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारे ईपीएफओ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके सेक्शनल टेस्ट को इकोनॉमी और पॉलिटी से जो रिलेटेड है वो यहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग। और पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट जो इकोनॉमिक टर्म्स होती है उसके बारे में यहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है उससे रिलेटेड है। और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला जो लिखा हुआ है यहां पर स्टेटमेंट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट अगर लिखा है तो ये क्या हो गया आपका टोटल रेवेन्यू, जो एवरेज रेवेन्यू है आपका, एवरेज निकालते हैं अपन तो ये एवरेज रेवेन्यू हो गया। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट लिखा है कि इट इज द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व, डिमांड और सप्लाई कर्व होता है तो सप्लाई कर्व में ऐसा पॉइंट जहां से कोई फर्म जो है अर्न करना चालू करती है नॉर्मल प्रॉफिट, उसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। लास्ट वन जो लिखा गया है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विथ हर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। ठीक है, तो ये आपका एक बजट लाइन है। ठीक है, तो सारे के सारे यहां पर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसमें जो नागरिकों को संघ है ना, मतलब जो एसोसिएशन और यूनियन बनाने की जो फ्रीडम मिली हुई है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत संविधान में मिला हुआ है। तो ये देखिए आर्टिकल 19 है। 19 के अंदर भी आप देखेंगे तो 1 सब क्लॉज सी है ये। ठीक है, 19 के बाद 21 लिखा गया है तो राइट टू लिव है। 23 24 जो है राइट क्या है, ये कैसा राइट है, एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट है। तो पहले क्या है आपका मानव दुर्व्यापार हो गया है ना। और फिर उसके बाद 24 में क्या है आपका जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है ना, तो बालकों से रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बोला जाता है। तो इसका आंसर आपका 19 हो गया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख जाइएगा, फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो आप लोग देखते हैं। इसके बाद यहां पर देखेंगे हम, तो यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका WPI और CPI पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। और देखिए जो WPI है आप लोगों को पता होगा कि एक बास्केट होती है, उसके थ्रू फिर ये सब हम काउंट करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है, ये सब इंडिकेटर्स हैं। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है आपका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसी के बारे में है। तो WPI के बारे में बोला जा रहा है कि ये एक ऐसा परसेंटेज है जो चेंज होता है इन द वेटेड एवरेज प्राइस लेवल किनके We take the prices of a given basket of consumption goods। अब देखिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक तो ये उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमतें ले रहा है जो बास्केट ली जाती है, और बोल रहे हैं कि थोक मूल्य सूचकांक है, तो ये उल्टा लिखा गया है, तो ये गलत है आपका। और दूसरा जो लिखा गया है CPI जिसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो इसमें बास्केट में वैसी चीजें लेते हैं जो कंजम्पशन की जाती है ना। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें जो बल्क में जो चीजें होती हैं है ना, थोक वाली, उन चीजों को बास्केट में रखा जाता है। तो जो दूसरा लिखा हुआ है स्टेटमेंट CPI is the percentage change in the weighted average price level we take the prices of a given basket of goods which is traded in bulk। तो उल्टा लिखा गया दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, और इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर जो न्यू मोटो है आपका लोकपाल का जो नया आदर्श है, मां जो गृद कस्य संविधानम है। तो ये इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है क्या होता है कि डू नॉट बी ग्रीडी फॉर एनी वंस वेल्थ, मतलब धन का लालची मत बनो, किसी दूसरे के किसी भी के धन का लालची नहीं बनना है।
मत बनो, उसका अर्थ लिखा गया। और ये पूछा जा रहा है कि ये जो स्लोगन, जो ये श्लोका है, ये जो श्लोक है वो कहां से लिया गया है? तो ये ईशवासो उपनिषद से लिया गया। ईशवासो जो आपका उपनिषद है वहां से इसको लिया गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंटेक्चुअल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए, सबसे सीधी सी चीज है ये भी आपका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें इफ वी कीप इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इनपुट विद अदर इनपुट्स फिक्स्ड, then eventually a point will be reached after which the marginal product of that input will start falling, ठीक है ना। तो ये जो है, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी इनपुट के नियोजन को अन्य इनपुट्स के साथ बढ़ाते रहेंगे तो वो लास्टली एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां से उस जो इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, तो उसका जो इनपुट है वो वहां से गिरने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो है सीधा सीधा था आपका, ये इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसके साथ जो आपका फर्स्ट में लिखा गया, इसी तरीके से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होते हैं, है ना, तो वो सब आप देख जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इससे पूछा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर को लेके कौन सा जो यहां पर स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। गलत पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इनकरेक्ट को पूछा जा रहा है। तो पहला ये कि बाय ट्रेडिशन द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा हैविंग ओल्डेस्ट एज, कैच है ये, इज अपॉइंटेड एज स्पीकर, जो आपके बनाए जाते हैं प्रोटेम स्पीकर के रूप में, उनको नियुक्त किया जाता है जिनकी उम्र सबसे अधिक हो, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य। तो देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, ये वरिष्ठ सदस्यता की जो बात की गई है सीनियरिटी की, वो एक्सपीरियंस अनुभव के हिसाब से है ना, उसमें उम्र से मतलब नहीं है। और इस बार तो आप लोगों ने देखा भी होगा वीरेंद्र कुमार जी को, तो कहने का मतलब है कि इसमें अनुभवी से मतलब है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये कि राष्ट्रपति स्वयं उन्हें शपथ दिलाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि इट इज अ स्टैच्यूरी पोस्ट, तो भैया स्टैच्यूरी नहीं है, तो संविधान में दिया गया है ना, कि ऐसी व्यवस्था जो है वो की जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें सीधा सीधा सा जो फर्स्ट और थर्ड आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका सी 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो तो बिल्कुल इजी गोइंग होते हैं ये क्वेश्चन। पहला लिखा गया है कि ये इसेंशियल है मेंटेन करने के लिए जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब ये न्यायिक वर्चस्व की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 बॉडी है, तीनों के बीच में वर्चस्वता की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये एक क्या होता है, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित करना। तो न्यायिक वर्चस्व की बात नहीं है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसी को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आपको आंसर मिल जाता, सेकंड एंड थर्ड ओनली, क्योंकि सही पूछा गया है। दूसरे में लिखा गया है कि ये इसेंशियल है, चेक एंड बैलेंस का एक टूल है, पॉसिबल जो आपका मिसयूज है पावर का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो उनको रिव्यू करने के लिए चेक एंड बैलेंस की एक क्या है, सुविधा है, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा ये कि एक डिवाइस भी है जो प्रोटेक्ट करता है राइट्स के, सिटीजन्स के, पीपल्स के, और स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा और जो तीसरा है वो सही है, आपका आंसर हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सीआरआर और एसएलआर के बारे में बताया गया है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये कि जो सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशो होता है, वो एक फ्रैक्शन है जिसका डिपॉजिट जो है कमर्शियल बैंक्स को रिक्वायर्ड होता है आरबीआई के पास रखना, बिल्कुल ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है आपका। और जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो क्या है, आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें लिखा गया है कि जो एसएलआर होता है वो कैसा फ्रैक्शन होता है जिसमें टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स को रिक्वायर्ड होता है, किस रूप में, बाय आरबीआई टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स। तो बिल्कुल ठीक है, ये है ना, सांविधिक जो है तरलता अनुपात बोलते हैं उसको, ठीक है ना, तरलता अनुपात बोलते हैं उसको। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बोथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें आधार और जो अदर लॉज अमेंडमेंट बिल है 2019 उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ये कि इट गिव्स एन ऑप्शन, ये एक ऐसा अवसर देता है जो 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आधार संख्या को रद्द करने के लिए, मतलब एक तरीके का विकल्प देता है, ऐसा अधिकार देता है ऐसे चिल्ड्रंस को जो आपके 16 इयर्स के हो जाए। तो ये गलत लिखा गया है, एडल्ट से वहां पर जोड़िएगा तो 18 वर्ष है ना, वयस्क मताधिकार भी वही है। तो यहां पे प्रावधान 18 वर्ष के लोगों के लिए ऐसा किया गया कि 18 वर्ष का अगर कोई बच्चा हो जाए तो फिर वो उसको रद्द करने के लिए भी जो है उसको अधिकार दिया गया है ना, उसके आधार नंबर को जो अटेन किया है उसने, ठीक है। तो
पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि इट प्रपोजेस डिलीशन, है ना, मतलब डिलीट करने के लिए कौन सा सेक्शन 157 ऑफ द आधार एक्ट रिलेटिंग द यूज ऑफ आधार बाय प्राइवेट एंटिटीज। तो ये 157 नहीं 57 है, ये आपका अमेंडमेंट हुआ इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा ये इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जो आपका UIAD है ना, जो आपका क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड है ना, जो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो इसका आंसर आपका ओनली 3C हो जाएगा। इस बिल को आप ढंग से देख के चले जाइएगा, क्योंकि जो भी करंट में चीजें होती हैं उनके बारे में से क्वेश्चन जो है यूपीएससी फ्रेम करता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो सारी चीजें हैं वो यहां पर कवर की जा रही है। व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, opportunity cost of some activity is the gain foregone from the second best activity। second best activity समझ रहे हैं आप, कहने का मतलब ये कि जो second best activity होगी, है ना, वो उसको क्या बोलते हैं अपन कि अपॉर्चुनिटी। जैसे अवसरवादिता आप देखते हैं कि भैया एक कोई एक्टिविटी है, अब उससे कोई बेस्ट, तो सेकंड बेस्ट क्या हो सकती है, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये आपका डी में लिखा गया है, इट इज द गेन फॉरगॉन फ्रॉम द सेकंड बेस्ट एक्टिविटी। ये दूसरी सबसे अच्छी गतिविधि है जो लिखा गया है, ये इसका आंसर होगा। इसके अलावा भी सारी चीजें जो लिखी गई है डेफिनेशन बेस्ड ही है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन कौन सी है, नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन कौन सी है और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की डेफिनेशन कौन सी है, सब दिया गया है यहां पर। इसका आंसर आपका डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेशनल जो आपका पॉपुलेशन रजिस्टर है उसके बारे में फ्रेम किए गए हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं, बताना है कि कौन सा जो है आपका यहां पर ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखा गया है फर्स्ट नंबर का, इसमें दोनों भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी शामिल है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इट इंक्लूड्स बोथ इंडियन सिटीजन्स भी और फॉरेन सिटीजन्स भी। और इसमें लिखा गया है कि एनिमी जो आपके अलायंस है ना, जो एलियंस है, मतलब देखिए जो आपके दुश्मन जो अलायंस है उसको भी इसमें शामिल किया गया। ये गलत है आपका, ऐसी कुछ बात नहीं है। वहां पर फॉरेन सिटीजन और इंडियन सिटीजन्स की बात की गई है, ठीक है ना। और यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो सबसे पहले बार जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को प्रिपेयर किया गया था वो 2010 से किया गया था, उसका अपडेशन डेटा वाइज किया गया था 2015 में, और उसके बाद ये है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा जो है कि आधार कैन बी आस्क्ड ऑन वॉलेंटरी बेसिस एज डेमोग्राफिक डिटेल्स। यहां पर कैच क्या है, वॉलेंटरी, तो स्वैच्छिक रूप से जो है उसको माना जा सकता है। और भी है कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति से अगर उसके जनसांख्यिकी विवरण जानना हो, है ना, उसके बारे में डेमोग्राफिक जो भी डेमोग्राफी से रिलेटेड डेटा है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना है, तो उसको ऐच्छिक रूप में 21 पॉइंट्स दिया गया है। तो उसमें बर्थ प्लेस, है ना, जो निवास स्थान है, पैन, आधार जो है स्वैच्छिक रूप में, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड नंबर, ये सब जो है वो मांगा जा सकता है। तो आधार को स्वैच्छिक रूप में वहां पर वॉलंटरी रखा गया है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और डीपीएसपी से रिलेटेड है, और यहां पर ये पूछा जा रहा है कि जो डीपीएसपी है उसमें स्पेसिफाई किया गया है गोल्स एंड वैल्यूज टू बी सिक्योर्ड बाय लेबर लेजिस्लेशन फॉर वर्कमैन, ठीक है ना। तो श्रमिकों के हिसाब से जो है किस तरीके के जो लक्ष्य और मूल्य जो है निर्दिष्ट करता है। तो सबसे पहला एन एडिक्वेट मीन्स टू लिवलीहुड, बिल्कुल है। दूसरा ये प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 39 बी सब क्लॉज सी देखेंगे, 38 देखेंगे, 41, 42, तो बहुत सारी चीजें। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये भी डीपीएसपी में है। उसके बाद प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द वर्कर्स हेल्थ, मतलब श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और संरक्षण। उसके बाद काम करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, वृद्धावस्था के मामलों में बीमारी सहायता है, विकलांग होने के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन है, वर्क और मैटरनिटी रिलीफ, ये तो अभी था भी, आर्टिकल 42 में मैटरनिटी बिल भी आया था, मैटरनिटी एक्ट भी बना है। लिविंग वेजेस की बात है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वहां पर इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऊपर के सभी हैं जो कि डी में है, ठीक है ना। ये बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये सब क्वेश्चन इजी गोइंग हो जाएंगे आप लोगों के लिए। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें भी बताना है कि कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। पहला ये जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होता है वो कैसा फ्रैक्शन होता है ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक्स कीप एज रिजर्व, है ना, जो पहला लिखा गया है यहां पर। उसके बाद जो दूसरा लिखा गया है कि करेंसी डिपॉजिट क्या होता है, तो ये
कैसा होता है जमा अनुपात, मुद्रा जमा अनुपात? मुद्रा में जनता द्वारा उस मुद्रा का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक जो आपके कमर्शियल बैंक है उसमें जमा के रूप में रखा जाता है ना। करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट हेल्ड एज डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक। तो दोनों के दोनों बिल्कुल आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है और बोथ इसका आंसर हो जाएगा और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है 2019 और 20 का, इसमें क्या सजेस्ट किया गया है प्रमोट करने के लिए वेल्थ क्रिएशन इंडिया में। ठीक है, तो उसमें जो है डायरेक्टली सर्वे से फ्रेम किया गया है क्वेश्चन और स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि कौन सा जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो पहला जो यहां पर दिया गया है आपका स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि प्रो बिजनेस पॉलिसीज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू इंट्रेंट्स टू स्पू फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। बिल्कुल ठीक बात है, पहला जो स्टेटमेंट। दूसरा ये कि मेक इन इंडिया की जो योजना है उसमें क्या बोला जा रहा है, असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इनटू द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मेक इन इंडिया, इसीलिए तो आत्मनिर्भर भारत वगैरह चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो है कि मोर एम्फेसिस ऑन द लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स टू रीप कंपैरेटिव एडवांटेज। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए क्या है कि जैसे आप टेक्सटाइल सेक्टर को ले लीजिए तो ये आपका लेबर इंटेंसिव है, आईटी सेक्टर को ले लीजिए तो ये आपका कैसा है, ये आपका कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव, जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना है, वहां वैसी इंडस्ट्रीज को लगाएंगे तो हमारे यहां ऐसे निर्यात को जब हम करेंगे तो उससे मल्टी डायमेंशनली जो है हमारे देश का विकास होगा, रोजगार भी मिलेंगे, विदेशी धन भी प्राप्त होगा, आय की भी प्राप्ति होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी हम क्या करेंगे, एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अभी आप देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर वगैरह में जो आपका बांग्लादेश है, वियतनाम है, तो ये सब जो है बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं भारत को। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव 1 2 3 हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये परफेक्ट कंपटीशन जो आपका टर्म है उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि किससे वो आपका अलाइन है। तो यहां पर सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया है कि इट इज अ मार्केट एनवायरमेंट, एक ऐसे बाजार का माहौल जहां पे सभी फर्म जो है मार्केट में प्रोड्यूस कर रही हैं, एक तरीके के जो सामान है उस तरीके के सामान का उत्पादन कर रही है, मार्केट प्रोड्यूस द सेम गुड, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इट इज मार्केट इन्वायरमेंट वेयर इन बायर्स एंड सेलर्स आर प्राइस टेकर्स, बिल्कुल ठीक है ये भी। और तीसरा जो है कि इट इज अ मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन बट फ्यू सेलर्स, मतलब क्या बोल रहा है कि एक से अधिक विक्रेता हो, सेलर्स हैं लेकिन कुछ, तो ये आपका जो है अल्पाधिकार होता है, अल्पाधिकार होता है ऐसा मार्केट, है ना। ओलिगोपोली जो आप लोगों ने सुना होगा, ओलिगोपोली, वो है ये आपका। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के दोनों सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है। सबसे पहला ये कि इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 3 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो 10 का प्रावधान है इसमें कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और जो है आपके 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा ये कि जो इनका आपका टेन्योर है ना, टेन्योर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज फिक्स्ड एट अ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, तो ये अभी अमेंडमेंट के प्रावधान है आपका। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल ठीक है, अमेंडमेंट हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया गया है। जो अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका, राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो उससे रिलेटेड है ये आपका। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला आपका गलत है। इसका आंसर आपका ओनली 2 हो जाएगा जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि निधि कंपनी को सबसे अच्छा नीचे में से दिया गया कौन सा स्टेटमेंट है जो डिफाइन करता है। सीधा का सीधा ये आपका क्या है, सीधा बिल्कुल ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। पहला ये कि एक कंपनी जिसमें 51% या अधिक शेयर सरकारी कंपनियों द्वारा रखे जाते हैं, गलत है। ठीक है, निधि कंपनी होता क्या है, म्यूचुअल हेल्प के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनके मेंबर्स तक वो आपका क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो है दूसरा जो लिखा गया है नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये भी बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है ना, और जो लास्ट में लिखा गया है आपका सी में, एक कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व तो कंपनी में उनके सहमत योगदान तक होता है, लिमिटेड कंपनी जैसी बात कर रहे हैं, ये निधि नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। लास्ट जो है आपका, एक कंपनी फॉर्म की जाती है फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग अमंग्स्ट इट्स मेंबर, बिल्कुल ठीक बात है। एक ऐसी कंपनी जो फॉर्म किया जाता है अपने सदस्यों के बीच में जो है आपका उधार लेने और देने के लिए, ये लगभग सिक्योर लोन होते हैं, है ना। ये जो है आपकी जरूरत के लिए एक तरीके से बनाई गई एक
आपसी लेन देन से संदर्भित एक आपसी सोसाइटी है ना, जो लिमिटेड जो है उसके अपनी पेरिफेरी के अंदर ही रहती है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि डेफिसिट जो फाइनेंसिंग है उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा आपका ट्रू है। तो जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि फाइनेंसिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट थ्रू बोरोइंग, जो उधार वगैरह के माध्यम से, है ना, राजस्व घाटे का जो है वित्त पोषण फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो बिल्कुल गलत लिखा गया है ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट से नहीं, ये फिजल डेफिसिट है आपका, राजकोषीय जो आप घाटा बोलते हैं उससे संदर्भित है ना। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है उससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो वैसे भी आपको जो है आंसर मिल जाता, जो कि सी में दिया गया। दूसरा ये कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी एंड मे रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्कुल ठीक बात है, डेफिसिट फाइनेंसिंग से अगर सप्लाई बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तीसरा ये कि इट इज ऑल्सो नोन एज मोनेटाइज्ड डेफिसिट। बिल्कुल ठीक बात है ना, मनी के सप्लाई और डिमांड का जो आपका रोटेशन है उसी पे डिपेंडेंट है। तो सेकंड और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यूएनडीपी द्वारा जो आपका एमपीआई मल्टी पावर्टी इंडेक्स जो है आपका, उसकी जो गणना किया जाता है वो किन जो वेरिएबल्स पे किया जाता है, किन डायमेंशंस पे पब्लिश करता है। पहले तो कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी करता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो इसमें दिया गया है कि क्या क्या है जो इंडिकेटर्स लिए गए जाते हैं उसमें डायमेंशंस में। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन है, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी लिखा है, लर्निंग आउटकम्स लिखा है, और एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। तो जो ये लर्निंग आउटकम है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी तीनों के तीनों आपके इंक्लूडेड हैं। देखिए एजुकेशन की बात करें तो उसमें ईयर्स ऑफ जो आपके स्कूलिंग के होते हैं ना, ईयर्स, उनको काउंट किया जाता है ना। जो चिल्ड्रंस का इनरोलमेंट होता है उसका वेटेज आपका 1/6 है। तीन इसके डायमेंशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है। तो इसमें जैसे दो चीजें हो गई, तो सब तीनों का 2/6 और 2/6 है, ठीक है। तो जो एजुकेशन के अंदर है वो स्कूलिंग है, चिल्ड्रंस का जो एनरोलमेंट है उसका है, और दोनों का जो वेटेज है 1/6 मतलब टोटल में 2/6 है। हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी है और न्यूट्रिशन है, दोनों का मिला के 2/6 है, 50-50% ईच। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटेशन है, फ्लोरिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, कुकिंग फ्यूल है और एसेट्स हैं, ठीक है ना। इनका भी सबका टोटल वेट जो मिला के है वो 2/6 है, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं, इसमें लर्निंग आउटकम की बात नहीं की गई है, तो 1, 2 और 4 इसमें है, और किस चर का उपयोग जो है वो किया जाता है इसमें ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, आपका वो एलिमिनेट कर दिया आपने, 1 to 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, मतलब सही के बारे में पूछ रहे हैं, पहला जो है प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं ये आपकी, है ना, और उसमें बता रहे हैं कि सप्लाई फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज in demand for the good divided by the percentage change in the price, ठीक है। तो देखिए एक होता है आपका प्राइस जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना, और एक आपका होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये आपका उल्टा लिखा गया है। दूसरा आप देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लिखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू 1% चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड। देखिए ये सप्लाई की बात कर रहे हैं और लिख डिमांड रहे हैं, तो दोनों उल्टा लिखा गया। बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग तो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, और पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो है आपका एमपी एलईडीज जो आपकी स्कीम है ना, जो आपकी संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, उसके संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है। पहला ये कि सही नहीं बताना है, इसमें गलत बताना है। तो पहला ये कि जो लोकसभा मेंबर्स हैं कैन रिकमेंड वर्क्स विद इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ द स्टेट ऑफ इलेक्शन। तो नहीं है भैया ऐसा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर की बात होती है ना। ऐसा नहीं कि नेबरिंग स्टेट्स में भी वो बोलने लग जाए कि वहां पर कोई आप जो है वो कंस्ट्रक्शन करिए, या कोई भी सोशल डायमेंशन से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट की बात होती है, उसमें विकास के आयामों को वहां पर मूर्त रूप दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों की बात नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, यहां पर गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए जो लिखा गया है यहां पर, दूसरे स्टेटमेंट में लिखते हैं कि राज्यसभा के सभी सदस्य देश में कहीं भी काम करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो ये गलत है, केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही आपके इस तरीके की रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, है ना, जो आपके विद इन द स्टेट ऑफ इलेक्शन है ना, विद सेलेक्ट
कुछ अपवादों के साथ। तो ये जो है ऐसा नहीं कि कहीं भी, है ना, तो ये गलत है आपका दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन रिकमेंड वर्क्स विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो भैया उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी है, नॉमिनेट किया गया है उनको, तो वो कर सकते हैं कहीं के लिए भी रिकमेंडेशन। मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के हो आपके चाहे लोकसभा के हो आपके, वो आपके वहां पर इस तरीके की सिफारिश कर सकते हैं जो कंट्री के अंदर कहीं भी उनको ऐसा लगता है कि यहां पर ऐसे विकास की जरूरत है ना, तो ऐसे डेवलपमेंट की जरूरत है, तो वो ऐसी रिकमेंडेशन कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी देश में किसी भी क्षेत्र के लिए, क्योंकि उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी है, वो आपके इलेक्ट होके थोड़ी आए। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है और गलत ही पूछा है, तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव तीनों के तीनों गलत है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि चाइल्ड लेबर इज वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही बता दिया आपको, आर्टिकल 24 है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल इजी गोइंग है ये क्वेश्चन। इसमें हजार्डस जो आपकी मतलब जो इंडस्ट्रीज थी उनके बारे में अभी जो है उनके नंबर्स को भी बढ़ाया गया था, उसमें अमेंडमेंट किया गया था 2017-18 में, आप देख जाइएगा एक बार। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है, ठीक है, जो फॉरेन जो आपका सेक्टर है ना, विदेशी जो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो आपका विदेश वाला जो पार्ट होता है, उसमें आप देखते हैं, है ना, इंटरेक्शन का एक आपका डायमेंशन है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल की बात करें जो यूज होता है, और रियल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला लिखा गया है इसमें कि जो आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है वो क्या होता है, इसमें डोमेस्टिक जो करेंसी होती है, घरेलू मुद्रा की इकाइयों की संख्या जो होती है वो विदेशी मुद्रा की एक इकाई प्राप्त करने के लिए उसमें फ्री छोड़ दिया जाता है, उससे कंपेयर किया जाता है, और उसी से फिर डोमेस्टिक जो आपकी करेंसी उसके रेफरेंस में आपकी फॉरेन करेंसी को लिया जाता है और उसी से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहलाता है। दूसरा जो है आपका इसमें जो लिखा गया है आपका जो दूसरा है, ये आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें, इसमें क्या करते हैं, एन एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ 2 और मोर कंट्रीज, 2 या 2 से अधिक देशों की जो करेंसीज होती है उनके बीच में ये एक एक्सचेंज रेट है, दैट इज फिक्स्ड एट सम लेवल एंड एडजस्टेड ओनली इनफ्रीक्वेंटली। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो फिक्स्ड बोला जा रहा है। तीसरा ये जो फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, मतलब वो चेंज, मतलब एन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसको आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई जो है उसको गवर्न कर रहा है ना। इनविजिबल हैंड्स की बात जो एडम स्मिथ वाला, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विदाउट सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, तो इसमें सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन नहीं होता है। और तीसरा भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट जो है रियल एक्सचेंज रेट, द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। बिल्कुल ठीक है, चारों के चारों बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड है। यहां पर स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक दिया गया है, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हाल ही में जो आपका एक बिल पास किया गया, तो पासिंग ऑफ द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019, तो उसमें रेगुलेटेड जो आपका डिपॉजिट है वो क्या है, इज द वन विच इज रेगुलेटेड बाय, है ना। तो ये जो आपका बिल पास किया गया है इसमें रेगुलेट कौन करेगा उस डिपॉजिट को, ठीक है। तो इसमें आरबीआई है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें जो आपके रेगुलेटर्स हैं उनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद ये भी बिल्कुल ठीक है, तीसरा सेबी लिखा गया है, और चौथा जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, और लास्ट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा गया है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है और बाकी सब है आपका, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल बिल में आप देखेंगे बिल्कुल सीधा सीधा लिखा गया है उसमें कि आरबीआई है आपका। फिर देखिए जो सारे आपके नियामक हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, आप उनको देख लीजिए, आरबीआई है आपका, सेबी है इसमें आपका, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आएगा ही आएगा, और स्टेट और यूटीज आएंगी, उसकी गवर्नमेंट आएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा नहीं है। 1 2 3 4 इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि the change in the optimal quantity of a good when its price changes and the consumer's income is adjusted so that she can just buy the bundle that she was buying before the price change is called the substitution effect, जो पहला लिखा गया है यहां पर, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है ये आपका। और दूसरा जो लिखा गया है कि सरकार द्वारा किसी अच्छी सेवा के लिए लगाए जाने वाले मूल्य की निचली सीमा को मूल्य मंजिल कहा जाता है। देखिए हिंदी में क्या होता है, क्लिष्टता आ जाती है। गवर्नमेंट इंपोज्ड लोअर लिमिट ऑन द प्राइस दैट मे बी चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस, मतलब किसी भी पर्टिकुलर गुड या सर्विस के लिए जो लो चार्ज जो है गवर्नमेंट जो इस
इंपोज करती है, लोअर लिमिट जिसको बोलते हैं, तो वो प्राइस फ्लोरिंग कहलाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इकोनॉमी के या किसी भी चीज के जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं हमको उसको इंग्लिश में देखने की जरूरत होती है, आप लोग देख जाइएगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यूएनएससी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, पूछा जा रहा है कि कौन सा उसका एक जो है इसमें फंक्शन नहीं। पहला ये कि टू रिकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये किसी भी विवाद या स्थिति की जांच करने के लिए, ठीक है, जो किसी भी तरीके का इंटरनेशनल फ्रिक्शन को लीड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा यह कि टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एन एग्रेसर, तो ऐसा नहीं है कि हमलावर के खिलाफ जो है, हमलावर के खिलाफ जो भी आपका कोई भी एक ऐसा अगर देश हो तो उसके खिलाफ अगर सैन्य कार्रवाई करना है तो उस तरीके का उसका फंक्शन नहीं है, है ना। उसमें बुला के वहां पर सारी चीजों को डिसाइड किया जाता है, मत लिया जाता है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर सैन्य कार्रवाई करने के लिए बोल दे, तो ऐसा नहीं है। थर्ड वाला जो है इसका ये गलत दिया गया है। उसके बाद आप देखिए कि टू कॉल ऑन मेंबर टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट और स्टॉप एग्रेशन, यहां से आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए जो तीसरा लिखा गया टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एन एग्रेशन, तो इसके बारे में सम्मति वगैरह बनाई जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है टू कॉल ऑन मेंबर्स टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट और स्टॉप एग्रेशन, कि आक्रामकता को रोकने के लिए जो है बल प्रयोग करने का आह्वान करना अपने सदस्यों से, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है आपका, और गलत बताना था, ये इसका फंक्शन नहीं है, तो डी होगा इसका आंसर। और जो थर्ड जो आपका यहां पर स्टेटमेंट बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि देखिए जब कोई भी सेटलमेंट करना होता है, यूएन क्यों बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है ना, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपका जो लीग बनती है वो आपकी फेल हो जाती, तो यूएन बनता है। तो यूएन क्यों बनाया गया कि पूरे वैश्विक शांति की स्थापना की जाए, तो उससे रिलेटेड प्रावधानों को, इसमें ये नहीं है कि किसी के ऊपर जानबूझ के सैन्य कार्यवाही, तो यहां पर इसका एसेंस ये है जो थर्ड वाला लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई एग्रेसर है ना, कोई स्टेट जो है एग्रेसर है और वैश्विक शांति को वो भंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ फिर जो है सर्वसम्मति से वहां पर जो है एक प्रस्ताव पारित करके यूएन से, फिर है ना, फिर यूएनएससी जो है वहां पर क्या करेगी, वहां पर एक्शन लेगी, है ना। तो इसका आंसर जो है विकल्प में जो आपका लास्ट लाइन में दिया गया है कि इसमें मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, है ना, बुला सकते हैं फोर्स को, मतलब दबाने के लिए या स्टॉप करने के लिए एग्रेशन को, है ना, बल का उपयोग करने के लिए उनको बोला जा सकता है। तो लास्ट वाला जो है वो आपका गलत है कि टू कॉल एंड मेंबर्स टू यूज फोर्स, इस वर्ड के कारण टू प्रिवेंट और स्टॉप एग्रेशन, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नॉट पूछा था इसलिए ऊपर के तीनों इसके जो है वो सही है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एसडीआर से रिलेटेड है, स्पेशल ड्राइंग राइट है। और स्पेशल ड्राइंग राइट आप लोगों ने सुना भी होगा, 1991 का जो आपका क्राइसिस हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उस टाइम पे भी आपने देखा था, ठीक है। तो ये जो है आईएमएफ का एक टूल भी है, ठीक है, और इसमें जो है जरूरत पड़ने पे वहां से हम उसको क्या कर सकते हैं, वहां पर ऑपरेशन भी किया जा सकता है ना, उसको संचालित भी किया जा सकता है, उसका यूज किया जा सकता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व करेंसी क्रिएटेड बाय द आईएमएफ, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है यहां पर कि ये अनिवार्य रूप से एक कृत्रिम मुद्रा साधन है, बिल्कुल ठीक बात है, ये आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद इट कैन बी हेल्ड एंड यूज बाय मेंबर कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो उसको यूज कर सकती हैं, एंड सर्टेन डेजिग्नेटेड ऑफिशियल एंटिटीज, बट इट कैन नॉट बी हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल। तो प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता, ये गवर्नमेंट के लिए है आपके, और सदस्य देशों के लिए है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि ऑल ऑफ द अबव है, डी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से तो हैं, लैंड भी है, लेबर भी है आपका, जो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, है ना, जो इंटरप्रेन्योरशिप, तो चारों के चारे जो है वो उत्पादन के कारक हैं, इन्हीं के द्वारा उत्पादन होता है, इसलिए उत्पादन का कारक बोला जा रहा है इनको, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर जो आपका नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है कि ये एड्रेस करता है ऐसे इश्यूज को जिसमें पर्संस अफेक्टेड हैं बाय माइनिंग प्रोजेक्ट्स, स्पेशली दोज रिजाइडिंग इन ट्राइबल एरियाज, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, और पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि इट प्रपोजेस टू ग्रांट स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री टू माइनिंग एक्टिविटी, तो खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा दिया जाने की प्रस्ताव करता है, ये बिल्कुल वैसा प्रस्ताव है इसमें कि उद्योग का दर्जा दिया जाए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र, जो आपका पब्लिक सेक्टर है, उसको प्रमोट करने के लिए है, किस चीज के लिए प्रमोशन, अन्वेषण के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को जो है एक्सप्लोरेशन के लिए वहां पर इंकरेज करना है,
ठीक है ना, उनको जो है प्रोत्साहित करना है, पब्लिक सेक्टर को नहीं। तो तीसरा गलत है आपका, और फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है, और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे पूछा जा रहा है वेल्थ ऑफ नेशंस के जो आपके पुस्तक के लेखक हैं तो वो आपके कौन है, इसमें पूछा जा रहा है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेल्थ ऑफ नेशंस की बात की जा रही है, तो ये आपके एडम स्मिथ हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आपने सुना भी होगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक है आपकी 1776 है। यहीं से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आएगा, और जो आपका इनविजिबल हैंड की बात है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है, वो सब चीजें यहीं से हैं, है ना। इनको ही कैपिटलिस्ट जो भी आपका आज का स्ट्रक्चर है उनका फादर भी बोला जाता है, एडम स्मिथ को। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 30 का, बिल्कुल कंटेक्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो 7th आपका शेड्यूल है उसमें ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रमिक विवाद किसमें आते हैं, ठीक है ना, श्रमिक विवाद किसमें आते हैं ये पूछा जा रहा था। तो ये आपका कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी और इनसे रिलेटेड जो मैक्सिमम चीजें होती हैं वो कंकरेंट लिस्ट में ही होती है। यूनियन लिस्ट में कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे कि रेगुलेशन है आपका लेबर का, सेफ्टी का, माइन से रिलेटेड है, ऑयल फील्ड से रिलेटेड है, वो सब चीजें हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं, किससे रिलेटेड, अगर यूनियन के एम्प्लॉइज हैं तो वो यूनियन लिस्ट में होगा, बाकी मैक्सिमम चीजें कंकरेंट लिस्ट में है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 31 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारत का संविधान है उसमें कौन सा आधारभूत संरचना सिद्धांत का हिस्सा है। जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आपने सुना होगा 1973 का, उसी के बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया, ठीक है ना, उसके बारे में यहां पर लिखा गया। बताना कौन सा जो है उससे अलाइन है, उसका पार्ट है, और सही बताना है, सही स्टेटमेंट को पिक करना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्पेसिफाइड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए प्रीएम्बल में पूरे संविधान का दर्शन है, ठीक है ना, पूरे संविधान का दर्शन है, तो ये तो होगा ही, बिल्कुल ठीक बात है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, तो बिल्कुल ठीक बात है, यही हमारा लक्ष्य भी है। सामाजिक और आर्थिक जो है आपके न्याय की जो अवधारणा है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण, यही जो कल्याणकारी राज्य का निर्माण का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी सब क्लॉज सी में आप देखते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि जो प्राइमेसी है किसकी, फंडामेंटल राइट्स की ओवर द डीपीएसपी, तो ऐसा नहीं है। मिनर्वा मिल्स वगैरह में आप देखते हैं कि ये जो है आपका इसमें बैलेंस करने की बात की गई है, किसमें, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में। इसमें किसी को ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई कम है, क्योंकि दोनों ही जो है वो एक टूल है, किस लिए, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए, देश के विकास के लिए, नागरिकों के हित के लिए, ठीक है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो है आपका जो M1, M2, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, M0 पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है, बिल्कुल आपका ये भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। पहला लिखा गया है रिजर्व मनी क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी, बिल्कुल ठीक बात है। जो रिजर्व मनी है उसी को हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, और बेस मनी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो और दूसरा लिखा है नैरो मनी जो है वो आपका बेस होता है किसी इकोनॉमी का, मॉनेटरी बेस होता है किसी इकोनॉमी का, तो गलत बात है। वो आपका क्या है, वो आपका रिजर्व मनी होता है, तो ये आपका गलत है। जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है वो आपका गलत है। तीसरा जो यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई, बिल्कुल ठीक बात है। किसी समय पर, किसी विशेष स्पेसिफिक टाइम पे जनता के बीच में जो भी आपका प्रचालित धन है उसका कुल स्टॉक मुद्रा आपूर्ति कहलाता है, बिल्कुल सिंपल, 1 and 3 ओनली। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को पता होगा कि M0 जो है वो क्या है, आपका M0 आपका क्या होता है, करेंसी जो आपका सर्कुलेशन में होता है, प्लस बैंकर्स का जो डिपॉजिट होता है विथ आरबीआई, और अदर डिपॉजिट्स भी होते हैं आरबीआई के, इसीलिए उसको मॉनेटरी बेस बोला जाता है, और यही रिजर्व मनी है आपका, ठीक है। ब्रॉड मनी आपका M3 होता है, M3 में क्या होता है आपका M1, ठीक है। M1 में क्या होता है आपका करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट भी होते हैं बैंकिंग सिस्टम के उसमें, और अदर डिपॉजिट्स भी होते हैं जो आपके आरबीआई वगैरह में है। तो जब M3 काउंट करते हैं तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, है ना, उसमें उसको ऐड करते हैं, तो ये ब्रॉड मनी है आपका, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे M4, तो M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स भी आ जाता है। ये बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज है, बिल्कुल आप देखेंगे तो जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे से दिया भी है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफसीआरए की बात है, एनजीओ के संदर्भ में हमेशा करंट अफेयर्स में ये चर्चा में रहता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये आपका, इसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट इसमें से।
तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये भारत में एनजीओज के द्वारा जो भी विदेशी योगदान या जो विदेशी अंशदान की प्राप्ति होती है, तो उसकी प्राप्ति का स्रोत जानते हैं कि भैया किसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट तो नहीं है और उसका उपयोग तो सही जगह किया जा रहा है ना। तो ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट ट्रू है आपका। दूसरा ये कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि इसका जो उद्देश्य है, जो इसका उद्देश्य है वो क्या है आपका, कि ये प्रिवेंट करता है यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एनी एक्टिविटी। मतलब ये कि विदेशी उपयोग को रोकना है, कैसे जो आपके नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेट कर रहे हो, जो डेट्रीमेंटल हो किसके रिस्पेक्ट में, नेशनल इंटरेस्ट के। तो बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट, इसीलिए तो ये सब किया जाता है। तीसरा ये कि ये अनिवासी भारतीय और भारतीय कंपनियों की विदेशी शाखाओं पर लागू नहीं होते, बिल्कुल गलत है। ये एनआरआईज और ओवरसीज ब्रांचेस जो भी हैं इंडियन कंपनीज की, सब पे होता है। पोस्ट बॉक्स कंपनीज वगैरह आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो उस तरीके का यहां पर भी जो है बहुत ज्यादा जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लिया गया है, इसीलिए कि किसी भी तरीके का लूप होल ना हो, क्योंकि उससे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, 3 को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो और फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। और जो लास्ट स्टेटमेंट दिखा गया है कि ये जो है आपका ये इंप्लीमेंटेड किया जाता है, कि इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये जो है आपका आपके दिमाग में, लेकिन ये बिल्कुल सीधा सीधा है कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है तो कौन सा आपका मिनिस्ट्री आना चाहिए, तो भैया होम मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करती है, इंप्लीमेंट करती है। तो आपका फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है, थर्ड भी गलत है, 1 और 2 ओनली इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर पूछा जा रहा है कि ऑथर ऑफ द बुक बताना है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो भैया जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, ये इनको फादर बोला जाता है किसका, जो मैक्रो आपकी इकोनॉमिक्स है उसका, ठीक है ना। 1930 में 1928 वाला, 1928 से 1930 वाला जो आपका वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन है उससे निकलने के लिए जो मॉडल दिया यूएसए को, वो जॉन मेनार्ड कीन्स ने ही दिया था, है ना। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी बोले जाते हैं। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें WHO का जो आपका फंक्शन है उसके बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि कोविड है इसलिए इसके फंक्शन को देख के जाने की जरूरत है हमें। तो जो अब कोविड के कारण जो आपके करंट अफेयर्स में लगातार ये चर्चा में रहा है, तो इसमें बताना है कि कौन सा उसके फंक्शन है, और सही जो है उसको यहां पर पिक करना है स्टेटमेंट को। पहला ये कि सपोर्ट करना पीपल्स पार्टिसिपेशन इन नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये डिलीवरी ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विस इन फ्रजाइल कंडीशन, तो फ्रजाइल कंडीशन जब भी होगी तो एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी करेगा, इसीलिए तो बनाया गया है उसको, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये कि जो क्लाइमेट चेंज इन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, जो आपकी स्टेट्स है ना, कंट्री को ही स्टेट बोला जाता है, जो पॉलिटिकल साइंस में टेक्निकल वर्ड देश के लिए स्टेट यूज होता है, ठीक है ना, तो पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में। तो जो छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं आपके, तो उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का, तो ये भी उसके फंक्शन के अंदर आता है। लास्ट वन मेंटल हेल्थ प्रमोशन, तो सारे तरीके के हेल्थ के डायमेंशंस को कवर करता है। ऑल ऑफ द अबव है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। ऑल ऑफ द अबव, चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी एक बॉडी जो नीचे बताई जा रही है इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैच्यूरी बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये बहुत बिल्कुल सिंपल होता है, आपको बस वहां पर समझना है। पहला ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो 76 में अटॉर्नी जनरल है तो 165 में एडवोकेट जनरल होगा। राज्य वित्त आयोग, अब कॉन्स्टिट्यूशन में उसका उल्लेख है तो भैया संवैधानिक निकाय होगा, और यहां पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। दूसरा ये राज्य वित्त आयोग की चर्चा है, तो 243 देखेंगे तो राज्य वित्त आयोग दिखेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात है ना, तो 243 देखेंगे तो उसकी बात की गई है, वहां पर डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। देखिए आर्टिकल 82 में ऐसा प्रावधान है, लेकिन बरसीमन आयोग की बात नहीं है, वो बनाया जाता है, इसलिए ये जो है आपका ये एक्ट के थ्रू है, तो ये आपका क्या है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो इसमें नहीं ही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 37 का, डिलिमिटेशन जो आपकी क्या है, कमीशन है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में है, और बताना है स्टेटमेंट्स में से कि कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है इसमें, ठीक है। तो पहला लिखा गया है कि ये एक सिचुएशन है ऑफ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर ब्याज की दर बहुत कम होगी इकोनॉमी में, वेयर एवरी इकोनॉमिक एजेंट्स expects the interest rate to rise in future and consequently bond prices to fall causing capital loss। तो यहां पर जो है ये सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और यही लिक्विडिटी ट्रैप होता है कि वहां पर हर व्यक्ति सोचता है कि अब ब्याज दर बढ़ेगी जो आपके इकोनॉमिक एजेंट्स है फ्यूचर में, लेकिन लगातार वहां पर जो है कैपिटल लॉस होता है, बॉन्ड प्राइसेस, बॉन्ड के जो प्राइसेस होते हैं वो फॉल होते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये एवरीबडी होल्ड्स, हर मतलब होल्ड्स
हर वेल्थ इन मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनफाइनाइट। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है आपके क्या है, सही है। और पूछ क्या रहा है, गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो नन हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है आपका, इसलिए नन हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सही पूछा गया था, है ना, मतलब गलत पूछा गया था यहां पर, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है यहां पर, और पूछा क्या जा रहा है कि गलत कौन सा है। हाँ, तो कोई भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर आपका नन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसे जो है लोकसभा में राइट्स और जो स्पेशल जो प्रिविलेज दिए गए हैं, अधिकार और विशेषाधिकार, उसके संरक्षक किसको माना जाता है। तो स्पीकर ऑफ द हाउस है वो आपके आर्टिकल 102, 105, ये सब जब आप पढ़ेंगे 105 वगैरह, तो संसदीय विशेषाधिकार, तो संसद का भी विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों का भी विशेषाधिकार, कमेटी का भी, तो ये सबके जो रक्षा करते हैं वो कौन करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर का दायित्व है वो आपका, है ना। तो वो जो है उसके वो संरक्षक होते हैं, राइट्स और प्रिविलेजेस को गार्ड करने के लिए लोकसभा के। बिल्कुल ठीक बात है, आर्टिकल जो है आप 105 वगैरह देखते हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 39 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आर अ सेट ऑफ अकाउंट दैट समराइज द कंट्रीज ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक बात है, ये अकाउंट ही इसलिए बनाया जाता है, इसमें आप लोगों को पता भी होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हम अकाउंट बनाते हैं उसमें एक तरफ करंट अकाउंट होता है और एक तरफ आपका कैपिटल। तो करंट में दो पार्ट होते हैं आपके, विजिबल भी होता है, इनविजिबल भी होता है। विजिबल जैसे मान लीजिए मशीनरी वगैरह का ट्रेड हो रहा है, इनविजिबल क्या, जैसे आपका प्रॉफिट है, ठीक है, या जो आपके डिविडेंड है या रेमिटेंसेज हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा कैपिटल अकाउंट के बात करें तो जो लोन्स है, एफडीआई है, एफआईआई है, और एनआरआईज के अकाउंट को भी इसमें रखा जाता है कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो इस तरीके से ये पेमेंट का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका पूरा अकाउंट रेडी किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको बताएगा क्या, तो भैया हमारी जो कंट्री है इंडिया है उसका रेस्ट वर्ल्ड के साथ क्या जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी को तो वो समराइज करेगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये, कैपिटल इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच हैज itself been produced and which is not generally entirely consumed in the production process। बिल्कुल सही बात है कि ये एक तो उत्पादन का कारक है जिसका उत्पादन स्वयं किया गया, और इसमें जो है इसमें उत्पादन प्रक्रिया में इसका कभी भी पूरी तरीके से उपभोग नहीं किया जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स जो यहां पर दिए गए हैं वो ट्रू हैं, और ट्रू ही बताना था, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशा से रिलेटेड है ये आपका 1996 का जो आपका एक्ट है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें ग्राम सभा के क्या जो है आपके राइट्स या फंक्शन है, जो उनके प्रकार हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला जो लिखा है यहां पर वो लिखा है कि राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन। बिल्कुल ठीक बात है, लैंड एक्विजिशन अगर भूमि अधिग्रहण करना है, रीसेटलमेंट करना है, रिहेबिलिटेशन करना है डिस्प्लेस्ड पर्संस को, तो वहां पर जो है उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, पहला जो है इसीलिए तो एम्पावर किया गया उनको। उसके बाद मैंडेटरी, इसमें जो है 5th शेड्यूल जो है आपके उसके राज्य जाते हैं, मैक्सिमम 10 का उल्लेख है उसमें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। मैंडेटरी रिकमेंडेशन है इसमें एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस लीज, किसके लिए, माइंस के लिए, कंसेशन फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइनर मिनरल्स, है ना, जो गौण उत्पाद होते हैं, खनिज उत्पाद, उसके बारे में है ये आपकी बातें। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि सामाजिक क्षेत्र में संस्थान और अधिकारियों पर नियंत्रण, आदिवासी उप योजना और संसाधनों सहित स्थानीय योजना। कहने का मतलब ये कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज इन द सोशल सेक्टर की बात की गई, लोकल प्लानिंग की, जिसमें इंक्लूडेड है ट्राइबल सब प्लान्स और रिसोर्सेज भी। तो तीनों के तीनों जो यहां पर स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं वो आपके बिल्कुल ठीक है यहां पर जो तीनों स्टेटमेंट है, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 1 2 3 ऑल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है आपका इसमें से जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस में जो है जिसको ऐड किया गया था उसके बारे में है। तो पूछा जा रहा है कौन सा जो है उसमें सम्मिलित नहीं। तो पहला ये टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि आम चुनावों के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात कर रहा है, तो ये तो आर्टिकल 326 में है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ये आपका डीपीएसपी या फिर जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है इसका बिल्कुल भी अंग नहीं, याद रखिएगा। ये बहुत जगह ये स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा भी गया है। एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है आपका वो एक तरीके से आपका कहां पर आर्टिकल 326 में कई जजमेंट में उसको वैधानिक अधिकार भी बोला गया है, ठीक है। तो वो आपका डीपीएसपी में भी नहीं है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी नहीं है। तो यहां पर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्वेश्चन है, तो दूसरा जो है आपका गलत है, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं। तीसरा ये कि समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत
और को महत्व देना और संरक्षित करना, बिल्कुल ठीक बात है। कंपोजिट कल्चर की बात है और रिच करना है हेरिटेज को जो हमारे कंपोजिट कल्चर में है। उसके बाद डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर को, ह्यूमैनिज्म और जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है ना, मानवतावाद को बढ़ावा देना, वैसी भावना का विकास करना। तो जो ए है, जो सी है, डी है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, लेकिन बी नहीं है आपका। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है ना। सिक्योरिटीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से वहां पर जो है उसको ऑपरेशन में लाया जाता है। ये भी डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने का एक टूल है, ठीक है। तो पहला लिखा गया है इसमें बताना क्या है आपको कि ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से, वो बताना है हमको। पहला लिखा गया है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने या घटाने के लिए बॉन्ड बाजार में आम जनता से केंद्रीय बैंक द्वारा जो आपकी सरकारी प्रतिभूति होती है, जो सिक्योरिटीज होती है, उनकी खरीद या बिक्री, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि आरबीआई की ये पॉलिसी रेट्स के अंतर्गत आता है, मतलब इट इज वन ऑफ द मेजर अंडर पॉलिसी रेट्स ऑफ आरबीआई। तो ये थोड़ा गलत लिख दिया है। पॉलिसी रेट्स ऑफ आरबीआई के देखेंगे तो उसमें रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है आपका, स्टैंडिंग जो आपका फैसिलिटी रेट है वो आता है, और बैंक रेट आता है आपका, ठीक है ना। मार्जिनल जो आपका स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो भी आता है आपका, और उसके बाद जो है आपका क्या आता है, जो आपका बैंक रेट वगैरह होता है, ठीक है। तो यही आता है, उसमें ये नहीं आता आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में इनइक्वालिटी है ना को कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स जो है वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं, अपनाए जा सकते हैं। पहला ये कि इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक बात है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है ना, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये सभी के लिए कराधान की एक समान दर, देखिए ये रेग्रेसिव टैक्स है, ठीक है ना, इसीलिए तो सर्विस टैक्स को जो है यूनिफॉर्म बनाने की जरूरत, उसको बोलते हैं रेग्रेसिव है ना, कि एक जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो भी जाके जो आपके रेस्टोरेंट में अगर डिनर करता है तो वही रेट में देगा वो वहां पर टैक्स, और एक गरीब आदमी जाएगा तो वो भी सेम देगा। तो जैसे जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स की जो खासियत होती है वो क्या होती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो इनकम के साथ फिर वहां पर टैक्स स्लैब में जो है इंक्रीमेंट होता जाता है और उनको टैक्स भी ज्यादा, तो इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है ना, संसाधनों का समतामूलक वितरण का एक आयाम है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, ये इक्वालिटी को कम नहीं करेगा, मतलब इनइक्वालिटी को कम नहीं करेगा, इनइक्वालिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तीसरा ये कि वुमेन एम्पावरमेंट मेजर्स, बिल्कुल ठीक है। दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल जाता है आपको। तीसरा वुमेन एम्पावरमेंट मेजर्स, और चौथा इंकरेजिंग लेबर इंटेंसिव जॉब्स। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आप जो है वैसे भी सीख सकते हैं कि जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड जो आपका सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है इंडिया में, है ना, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कहीं भी देख लीजिए, और ये आपका लेबर इंटेंसिव जो है इंडस्ट्री है, ठीक है। तो वैसी इंडस्ट्रीज को इंकरेज भी करना है, सर्वे में भी बोला गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो 1, 3 एंड 4 जो हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया है, बी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, है ना। जैसे आप फाइनल गुड्स, पब्लिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ते हो, उन्हीं के बारे में है। आप लोग जो इनको पढ़ते होगे वही है आपका, बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है आपका। और पहला जो यहां पर लिखा गया है, इसमें यह लिखा गया है कि फाइनल गुड्स वो होते हैं those goods which do not undergo any further transformation in the production process। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब फाइनल गुड्स है तो फिर वो प्रोडक्शन के साइकिल में, प्रोसेस में अंदर जाएगा क्यों, है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी आगे की परिवर्तन से फिर नहीं गुजरते, मतलब उस साइकिल से वो बाहर हो जाते हैं, तभी तो फाइनल गुड्स बोला जाता है उनको, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लिखा गया है यहां पर, जो आपकी पब्लिक गुड्स हैं, कैसी गुड्स हैं ये आपकी ऐसी वस्तुएं, सेवाओं को बोलते हैं जो सामूहिक रूप से जिनका कंजम्पशन किया जा सकता है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन, बिल्कुल ठीक बात है। पब्लिक गुड है तो फिर क्यों वहां पर एक्सक्लूजन रखेंगे, है ना, फ्रॉम एंजॉयिंग देयर बेनिफिट्स, एंड वन पर्सन्स कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस दैट अवेलेबल टू अदर्स। दूसरा बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कैपिटल गुड्स, वो ऐसी गुड्स होती हैं जिनसे, ये एक तरीके से कारक हो गए, है ना, तो which are bought not for meeting immediate need of the consumer but the producing other goods। सही बात है। तो ये इमीडिएट जो है वहां पर प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन ये कारक है, फैक्टर है, जो आगे चल के एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गुड्स, फिर उससे आगे चल के प्रोडक्शन होगा और प्रॉफिट गेन किया जाएगा। तो जो तीसरा है आपका वो भी बिल्कुल ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, वैल्यू एडिशन करती है, तो ये ऐसी गुड्स होती है विच आर यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद
कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, जिनको डायरेक्टली जैसे टूथपेस्ट वगैरह आप लोग यूज करते हैं, विच आर कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर और मीट द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। इट में इंक्लूड सर्विसेज एज। बिल्कुल ठीक बात है, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि ऑल ऑफ द अबव दिया गया है बी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है स्टैच्यूरी बॉडी नहीं है। स्टैच्यूरी का मतलब क्या, एक्ट के थ्रू लाया गया हो, है ना। तो पहला ये जो लिखा गया है इसमें, जो सीवीसी है इसके लिए एक्ट आया है आपका। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग, वो भी आया है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल जो कमीशन है आपका, आयोग है जो आपका, वो भी बिल्कुल ठीक है। ये सब तीनों के तीनों एक्ट से आए। पर नीति आयोग, जो आपका नीति आयोग है, ये क्या है, ना तो ये आपकी स्टैच्यूरी बॉडी है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सिर्फ एक आदेश से आया, जैसे योजना आयोग था कैबिनेट के, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो नीति आयोग हो जाएगा, जो डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें WMA के बारे में बात किया जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू वेज एंड मींस एडवांसेस, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक तरीके का आपका आयाम है, साधन है। ये किस लिए लाया गया था, 1997 में आप देखेंगे तो एक स्कीम लॉन्च की गई थी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, 1 अप्रैल 1997 को। ये आपका एक तरीके से समझ लीजिए डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए है, ठीक है ना, कि किस तरीके का घाटा लग जाता है उनको, शॉर्ट टर्म में कोई जरूरत है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए है ये। तो उसी के बारे में, इट एम्स टू मीट टेम्परेरी मिसमैचेस इन द रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू अवेल द WMA फैसिलिटीज ऑफ RBI। तो ये गलत दिया गया है, क्योंकि इसमें स्टेट भी अवेल कर सकती है ना, 14 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज के लिए, और इसमें लिमिट जो है 36 डेज की है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई होता है वो भी एलिजिबल होते हैं, है ना। उनकी भी जो शॉर्ट टर्म्स की जो भी मिसमैच होगा जो रेसिप्ट्स और पेमेंट्स में, तो वो वहां से अवेल कर सकते हैं। तो दूसरा जो है ये आपका स्टेटमेंट गलत है, दो को आप एलिमिनेट कर दीजिए, पहला आपका सही है। तीसरा ये कि इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। इसको राजकोषीय घाटे की गणना जब गणना करते हैं तो उस पर जो है इसको काउंट नहीं किया जाता है, इसको नहीं लिया जाता वहां पर। तो फर्स्ट और थर्ड जो है आपका सही है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 और 3 ओनली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रिकार्डियन इक्विवेलेंस जो है आपका, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए ये जो है सीधा सीधा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ के आप अगर कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे तो बिल्कुल आराम से आप इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसमें सही को बताना है। पहला ये कि रिकार्डियन इक्विवेलेंस होता क्या है, ठीक है। तो ये जो इक्विवेलेंस है इसमें थ्योरी दी गई कि कंज्यूमर्स आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड एंटिसिपेट दैट गवर्नमेंट बोरोइंग टुडे will mean a tax increases in the future to repay the debt and will adjust consumption accordingly so that it will have the same effect on the economy as a tax increase today। बिल्कुल ठीक बात है। इसी को बोला जाता है जो आपका रिकार्डियन जो इक्विवेलेंस लिखा गया है। और दूसरा ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि मान लीजिए कि नौकरी खोजने में कई लोग असमर्थ है, लेकिन कैसे लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके और कुल लोगों की संख्या के साथ जब उसका रेशो निकालते हैं तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है ना। कि दिस मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल हु वर अनेबल टू फाइंड अ जॉब। मतलब क्या, लेकिन वो ऐसे लोग जो खुद जॉब ढूंढ रहे हों, ऐच्छिक बेरोजगारों की बात नहीं हो रही है यहां पे वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड के लिए, एज अ रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर लुकिंग फॉर जॉब्स, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स जो दिए गए बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो WTO से रिलेटेड है, उसके बारे में बताना है कौन सा आपका इनकरेक्ट है। पहला ये कि ये आपका ओनली एक ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है ट्रेड के से जो आपके संदर्भित रूल्स होते हैं बिटवीन नेशंस। तो बिल्कुल ठीक बात है। ट्रिप्स का मुद्दा हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर में सब्सिडी का मुद्दा हो, चाहे आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का मुद्दा हो, तो सब में WTO की चर्चा होती रहती। करंट अफेयर्स में आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो जो आपका गैट वगैरह था उसी के अंतर्गत फिर बाद में इसको रिस्ट्रक्चर करके बनाया गया है ना। जो आपका 1945 में गैट बनता है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो उसी से रिलेटेड है। फिर 1995 में आप आएंगे तो WTO बन जाएगा, और यही जो है अकेला ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है जो नेशंस के साथ जो ट्रेड के रूल्स होते हैं उनके संदर्भ में। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये, इसके निर्णय सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें सभी जो सदस्य देश होते हैं उनकी सम्मति ली जाती है। तीसरा ये कि द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। बिल्कुल सही बात है। बाली वाली आपने देखा होगा कि मंत्री स्तरीय जो आपका
वहां पर वार्ता हुई। तो यही इसकी डिसीजन मेकिंग की सबसे बड़ी बॉडी होती है। और यूजुअली इसकी जो मीटिंग होती है इसमें लिखा गया है 3 इयर्स में एक बार होता है, गलत लिखा गया है। ये हर 2 साल में एक बार जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है WTO का, और यही इसका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। लास्ट वन ये कि उरुग्वे राउंड की जो चर्चा थी उसी के बाद WTO की स्थापना की गई। तो बिल्कुल ठीक बात है। उरुग्वे राउंड जो है आप लोगों ने देखा भी होगा कि 1986 से लेके 1994 तक जो है ये जो चर्चाएं चलती है, उसी से फिर जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, है ना, जो था आपका, उसको जो है वहां से सब्स्टिट्यूट करके वहां पर क्या बनाया जाता है आपका, ये बनाया जाता है WTO। ठीक है, तो उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद ही WTO की स्थापना की गई, ये भी सही है। केवल जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि 2 साल में एक बार जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है WTO का, तो गलत ही पूछा था, तो इसका आंसर आपका C हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सेक्शनल टेस्ट का, और इसमें फ्लोटिंग जो इकोनॉमी में जो डेप्रिसिएशन है उसके बारे में यहां पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। डेप्रिसिएशन आप लोग देखते होंगे ना, GDP है तो GDP से NDP पे कैसे जाएंगे, G से N पे आने के लिए डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास होता है कैपिटल में। कोई मशीन आपने लगा दी, अब इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो भैया लगातार यूज कर रहे हो तो उसके रख रखाव के लिए कोई उसका मूल्य ह्रास होगा, डेप्रिसिएशन होगा, तो वो कीमत माइनस करके निकाली जाती है। ठीक है, तो N पे G से ऐसे पहुंचा जाता है, तो उसी के बारे में बताना कि कौन सा इनकरेक्ट है आपका। पहला ये कि अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी in terms of the foreign currency under floating exchange rate, floating जो चेंज होता रहता है, it corresponds to an increase in the exchange rate। बिल्कुल ठीक बात है, ये इसमें गलत पूछा है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है आपका पहला वाला वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि wear and tear और depletion which जो कैपिटल स्टॉक है अंडरगोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो बिल्कुल ठीक बात है। टूट फूट या जो भी पूंजी में क्षय होता है उसका यूज कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस वाला जो टाइम, जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है वही तो डेप्रिसिएशन है। तो बोथ स्टेटमेंट्स जो यहां पर दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है। पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो भैया गलत कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।